नमस्कार। कहते हैं कि कला किसी भी दौर की आत्मा होती है, उसकी पहचान होती है। और अगर ये सच है तो सम्राट अशोक के ज़माने की आत्मा तो जैसे पत्थर में उकेरी गई थी। देखिए, इतिहास में कला के बहुत से बड़े संरक्षक हुए, लेकिन अशोक का नाम कुछ अलग ही है। तो चलिए आज उन्हीं स्मारकों की दुनिया में चलते हैं जिन्हें अशोक ने बनवाया था और समझते हैं कि उनके पीछे की असल कहानी क्या थी। पुरानी कथाओं के मुताबिक अशोक ने पूरे भारत में 84,000 विहार या स्तूप बनवाए थे। जी हाँ, 84,000। ये संख्या इतनी ज्यादा है कि सुनने में यकीन करना मुश्किल लगता है ना। लेकिन यही नंबर हमें अशोक की सोच के विशाल पैमाने की एक झलक देता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई एक सम्राट इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे स्मारक क्यों बनवाएगा? क्या ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा मकसद छिपा हुआ था? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब सिर्फ दिखावे में नहीं, बल्कि अशोक की धम्म के प्रति जो गहरी आस्था थी उसमें छिपा है। हम सब जानते हैं कि कलिंग युद्ध की भयावहता देखने के बाद अशोक का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपना जीवन नैतिक सिद्धांतों यानी धम्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया, और इसके लिए उन्होंने रास्ता चुना कला का। एक ऐसा रास्ता जो उनके संदेश को पत्थर पर हमेशा हमेशा के लिए अमर कर सकता था। एक प्राचीन ग्रंथ है महावंश। उसमें एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। एक बार अशोक ने बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्र तिस्स से पूछा, भगवान का धम्म कितना महान है? तो जवाब में उन्हें बताया गया कि धम्म के 84,000 खंड हैं। बस यही जवाब सुनकर अशोक के मन में एक बहुत बड़ी योजना ने जन्म लिया। अशोक ने उसी पल ये संकल्प लिया कि वो धम्म के हर एक खंड के सम्मान में एक विहार बनवाएंगे। अब सोचिए, ये कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं थी। ये एक सम्राट की अपनी आस्था को पत्थर और ईंटों से अमर कर देने की प्रतिज्ञा थी। और यहीं से उन 84,000 स्मारकों के निर्माण की महान गाथा की शुरुआत। अशोक ने जितने भी निर्माण करवाए, उनमें सबसे ज्यादा संख्या थी स्तूपों की। और ये स्तूप सिर्फ इमारतें नहीं थे, बल्कि ये पूरे साम्राज्य में फैले हुए आस्था के बड़े बड़े केंद्र थे। तो ये स्तूप होता क्या है? असल में ये एक गुंबद जैसी संरचना है, जिसके ठीक बीच में महात्मा बुद्ध या किसी और पूज्य भिक्षु के पवित्र अवशेष रखे जाते हैं। ये बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल की तरह है। तो कहानी कुछ ऐसी है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके पवित्र अवशेषों को 8 हिस्सों में बांट दिया गया था। लेकिन अशोक का विचार इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने उन 8 जगहों से उन अवशेषों को फिर से इकट्ठा करवाया। उनका लक्ष्य था कि उन अवशेषों को 84,000 बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाए, ताकि उनके साम्राज्य के हर कोने में एक स्तूप बन सके। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, ये बुद्ध की शिक्षाओं और उनकी मौजूदगी को हर आम इंसान तक पहुंचाने का एक अभूतपूर्व प्रयास था। और हाँ, ये सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं, इसका ऐतिहासिक सबूत भी मौजूद है। सदियों बाद जब फाहियान और ह्वेनसांग जैसे चीनी यात्री भारत आए, तो उन्होंने अपनी आंखों से इन हजारों स्तूपों को देखा और अपने यात्रा के वर्णनों में इनका जिक्र भी किया। उनके लिखे लेख इस महान निर्माण की कहानी को सच साबित करते हैं। अब आस्था के इन केंद्रों यानी स्तूपों के अलावा अशोक ने अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक और बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया, और वो थे विशाल पत्थर के स्तंभ। ये सिर्फ पत्थर के खंभे नहीं थे, ये अशोक की कला और उनकी सोच दोनों का एक बेहतरीन नमूना है। ये स्तंभ सिर्फ सजावट के लिए नहीं बनाए गए थे। ये उस जमाने के, आप कह सकते हैं, मास कम्युनिकेशन का एक जरिया थे। अशोक ने इन स्तंभों पर अपने धम्म के संदेश यानी नैतिक उपदेश खुदवाए, ताकि उनकी प्रजा, आम लोग, इन्हें पढ़ें और एक बेहतर जीवन जी सकें। जरा इन स्तंभों के आकार का अंदाजा लगाइए। ये 50 फीट तक ऊंचे हो सकते थे, मतलब आज की कोई 5 मंजिला इमारत के बराबर, और इनका वजन 50 टन तक। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हर स्तंभ एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाया गया था। कोई जोड़ नहीं, कुछ नहीं। मशहूर इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इन स्तंभों की कारीगरी को देखकर कहा था कि ये पत्थर तराशने की कला का शिखर है। उन्होंने लिखा कि इन स्तंभों पर जो पॉलिश की गई है वो इतनी अद्भुत है कि आज के कारीगर भी अपने सारे वैज्ञानिक ज्ञान के साथ वैसी पॉलिश नहीं बना सकते।
ये उस युग के शिल्पकारों के हुनर को एक शानदार श्रद्धांजलि है। अब जरा सोचिए, 50 टन के एक ही पत्थर के टुकड़े को बिना किसी मॉडर्न मशीन के सैकड़ों मील दूर कैसे ले जाया गया होगा। ये उस दौर की इंजीनियरिंग का शायद सबसे बड़ा चमत्कार था। पहले उसे खदान से बहुत सावधानी से निकाला जाता, फिर हजारों लोग मिलकर उसे एक बहुत बड़ी गाड़ी पर खींचते। इसके बाद उसे बड़ी बड़ी नावों पर लादकर नदियों के रास्ते मंजिल तक पहुंचाया जाता और आखिर में अविश्वसनीय सटीकता के साथ उसे सीधा खड़ा कर दिया जाता। ये सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग और संगठन की एक बेमिसाल मिसाल थी। अशोक का कला प्रेम सिर्फ स्तूपों और स्तंभों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने आजीविक भिक्षुओं के लिए साधारण गुफाओं से लेकर एक ऐसे महल तक का निर्माण करवाया जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे इंसानों ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया है। गया के पास बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने कठोर चट्टानों को कटवाकर कुछ गुफाएं बनवाई। ये गुफाएं उन्होंने आजीविक संप्रदाय के संतों को दान में दी थीं। इन गुफाओं की भीतरी दीवारें शीशे की तरह चिकनी और चमकदार हैं, जो उस समय की अद्भुत कारीगरी का एक और प्रमाण है। और अब उन साधारण गुफाओं से बिल्कुल अलग बात करते हैं पाटलिपुत्र में अशोक के राजमहल की। जब चीनी यात्री फाहियान वहां पहुंचा तो वो महल की भव्यता और उसकी नक्काशी देखकर दंग रह गया। उसने लिखा कि ऐसा लगता है मानो इसे इंसानों ने नहीं बल्कि स्वर्ग की आत्माओं या देवताओं ने खुद बनाया हो। तो यहाँ हम दो बिल्कुल अलग तरह की चीजें देखते हैं। एक तरफ है सादगी और आध्यात्मिकता का प्रतीक गुफाएं, और दूसरी तरफ है शाही शक्ति और भव्यता का प्रतीक महल। और यही चीज अशोक के संरक्षण की विशालता को दिखाती है, जो एक तपस्वी की जरूरतों से लेकर एक साम्राज्य के वैभव तक हर चीज पर फैला हुआ था। तो जब हम इन सभी स्तूपों, स्तंभों, गुफाओं और महलों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमारे सामने अशोक की एक ऐसी विरासत की तस्वीर उभरती है जो आज भी जिंदा है। लेकिन सवाल ये है कि हजारों साल बाद हम ये सब इतनी यकीन से कैसे जानते हैं? इसका जवाब अलग अलग स्रोतों में छिपा है। महावंश जैसे ग्रंथ हमें 84,000 स्तूपों के पीछे की धार्मिक प्रेरणा बताते हैं। फाहियान और वेनसंग जैसे यात्रियों के लेख उनके होने का सबूत देते हैं। और स्तंभों पर खुदे लेखों में तो हम खुद सम्राट अशोक के शब्द पढ़ते हैं। ये सभी टुकड़े मिलकर इतिहास की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि अशोक की कला और वास्तुकला सिर्फ कला के लिए नहीं थी। ये एक बहुत ही सुनियोजित, एक स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम था। इसके जरिए अशोक अपने विशाल साम्राज्य को धम्म के एक विचार से जोड़ना चाहते थे और इतिहास में अपने शासनकाल को हमेशा के लिए अमर कर देना चाहते थे। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या अशोक के महान ऐतिहासिक कामों ने इस कला को जन्म दिया, या फिर इस अमर कला ने अशोक के इतिहास को इतना महान बना दिया? इस पर सोचिएगा जरूर।